आज हम लोग करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किली मेटल। तो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज एल्किली मेटल का करते हैं। तो ये आपको पता होगा एल्किली मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि उसमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और वो उसको लॉस करना चाहता है। जैसे एल्किली मेटल अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो वो स्टेबल हो जाएगा। और किसी भी पीरियड में आपको शायद ये पता हो कि जो एल्किली मेटल होते हैं उनका साइज हाईएस्ट होता है। लेफ्ट से राइट जाने पे साइज डिक्रीज करता है। एल्किली मेटल एक्सट्रीम लेफ्ट में होता है तो उनका साइज हाईएस्ट होता है। तो देखो क्या होता है इसमें आपके पास कि एल्किली मेटल हाईली रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं ड्यू टू देयर लार्ज साइज। एक तो साइज बहुत ज्यादा होता है और साथ में एक्चुअल में इनका देखो एक इलेक्ट्रॉन है वो उसको लॉस करना चाहते हैं जिससे वो स्टेबल हो सके। तो इनका आयनाइजेशन एनर्जी बहुत लो होता है। रिएक्टिविटी ऑफ दिस मेटल इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। आप जब नीचे आओगे तो साइज बढ़ता है तो उल्टा इनका रिएक्टिविटी बढ़ने लगता है। तो अब जैसे एयर के बारे में बात करते हैं तो एल्किली मेटल को तो भाई आप हवा में भी लाओगे तो आग लग जाती है, मतलब बहुत पावरफुल होते हैं। तो क्या होता है कुछ करने की जरूरत नहीं, सोडियम में बाहर निकालो आग लग जाती है, सबको पता ही है। तो एल्किली मेटल आपके पास टर्नेस इन ड्राई एयर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ देयर ऑक्साइड्स। देखो इसमें ऑक्साइड्स भी अलग अलग, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो क्या होता है कि विच इन टर्न रिएक्ट विद मॉइस्चर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड। पहले ऑक्साइड्स बनाते हैं और अगर वाटर मिल गया तो हाइड्रोक्साइड भी बना सकते हैं। हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हम लोग इस लेक्चर में आगे करेंगे। तो पहले ऑक्साइड्स बनता है, अगर वाटर मिल गया हाइड्रोक्साइड भी बन सकता है। फिर बन आपको विग्रस, विग्रस मतलब बहुत फास्ट, वेरी फास्ट और बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं इन ऑक्सीजन फॉर्मिंग ऑक्साइड्स। देखो लिथियम जो होता है वो ऑक्साइड बनाता है, लिथियम ऑक्साइड बनाता है। सोडियम परऑक्साइड बनाता है और जबकि बाकी मेटल सुपर ऑक्साइड। देखो होता क्या है, अगर ऑक्सीजन पे -2 का स्टेट होता है इसको ऑक्साइड बोलते हैं। अगर दो ऑक्सीजन पे -2 है या फिर एक ऑक्सीजन में -1 है तो इसको पर ऑक्साइड बोला जाता है। अगर दो ऑक्सीजन पे -1 है या फिर एक ऑक्सीजन पे -1/2 है तो इसको सुपर ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्चुअल में होते हैं मॉलिक्यूल। तो देखो क्या हुआ इसमें कि आपके पास देखो क्या हो गई है, दे आपके पास सुपर ऑक्साइड्स ऑफ O2- ठीक है होता है स्टेबल ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लार्ज कैटायन। भाई लार्ज कैटायन के प्रेजेंस में ही स्टेबल होता है, लाइक पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। ठीक है, तो ये लोग क्या होता है, ये सब आपके पास फॉर्म करते हैं सुपर ऑक्साइड। तो नीचे देखो हमारे पास रिएक्शंस लिखे हुए हैं इसमें। तो देखो रिएक्शंस में क्या होगा, आप जब लिथियम के रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करते हो तो लिथियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, आपके पास जब लिथियम के रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो लिथियम ऑक्साइड बनेगा। जब सोडियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो सोडियम परऑक्साइड, दिस इज परऑक्साइड, ऑक्साइड परऑक्साइड। और आप बाकी कोई मेटल लोगे जैसे कि पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, तो उसमें आपके पास क्या बनता है सुपर ऑक्साइड। ठीक है, तो इन सबके केस में आपके पास क्या फॉर्म होगा सुपर ऑक्साइड। ठीक है, तो पहला याद रखना लिथियम ऑक्साइड बनाता है, लिथियम ऑक्साइड। सोडियम परऑक्साइड बनाता है, बाकी सारे जो मेटल वो सुपर ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग अब इसमें आगे बढ़ते हैं। देखो क्या होता है, इन ऑल दीज ऑक्साइड्स ऑक्सीडेशन ऑफ स्टेट ऑफ एल्किली मेटल इज +1। आप लोगों को याद होगा मैंने रिडॉक्स में बताया है एल्किली मेटल का स्टेट हमेशा +1 होता है। और इवन 2020 में बात करो जनवरी में ये क्वेश्चन आया था KO2 में के का स्टेट, अरे भाई कुछ भी लिखा होगा के का स्टेट हमेशा +1। तो एल्किली मेटल का स्टेट ऑलवेज +1 होता है, कभी भी चेंज नहीं होता। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन अभी जेईई मेन में इस जनवरी वाले में आया था, तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी आते रहते हैं। तो लिथियम सो एक्सेप्शनल बिहेवियर इन रिएक्टिंग डायरेक्टली विद नाइट्रोजन। एक्चुअली में लिथियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कर जाता है और उससे फॉर्म करता है LiN, मतलब। और ये क्या हो, अब देखो लिथियम के केस में क्या है कि लिथियम को आपको पता होगा कि जैसे मैंने डायगोनल रिलेशन से पहले बताया, लिथियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से मैच करती है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लिथियम और मैग्नीशियम में सिमिलरिटी देखेंगे। तो देखेंगे मैग्नीशियम रिएक्ट करता है नाइट्रोजन से, इसलिए लिथियम भी करता है, बाकी एल्किली मेटल नहीं करते। तो लिथियम रिएक्ट एक्सेप्शनल, लिथियम शोज एक्सेप्शनल बिहेवियर रिएक्टिंग डायरेक्टली विद नाइट्रोजन।
ठीक है, फॉर्म करता है LiN3, मतलब लिथियम नाइट्राइड, इनको नाइट्राइड, बिकॉज ऑफ देयर हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर एंड वाटर। एल्किली मेटल नॉर्मली स्टोर इन केरोसिन, पता केरोसिन मींस एल्केन, केरोसिन मींस एल्केन है। तो और इवन मैंने आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताया है कि सोडियम जो होता है वो किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करता है, गिरे से गिरे घटिया से घटिया एसिड के साथ रिएक्शन करता है, तो बस वो एल्केन और एल्कीन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। केरोसिन में वो आपका एल्केन है, उसमें वो स्टोर हम लोग किया जाता है, उसमें स्टोर करते हैं, ठीक है। फिर अब आगे देखो क्या करते हैं, रिएक्टिविटी विद वाटर। अगर आपने सोडियम को या किसी एल्किल मेटल को पानी में भी डाल दिया तो उसमें भी रिएक्शन, मतलब वो किसी को छोड़ता ही नहीं, बहुत रिएक्टर्स को अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करना है, बस उसका एक ही टारगेट है, इलेक्ट्रॉन का लॉस। तो एल्किली मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्साइड को फॉर्म करते हैं और इसमें हाइड्रोजन गैस का रिलीज कर देते हैं। अगर आप किसी एल्किली मेटल को वाटर में डालोगे तो वही M+ और OH-, अरे इसका मतलब वही, जैसे मान लो कि NaOH, तो ये सब क्या है, ये सब बेस होते हैं स्ट्रॉन्ग, तो वो आप लिख दो Na+ या OH- या फिर NaOH, तो भाई K+ और OH-। तो बेस के बारे में मुझे आपको एक बात बतानी है, एल्किली मेटल के जितने भी बेस है सबके के सारे बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं एक्सेप्ट लिथियम, LiOH, ध्यान रखना LiOH इज अ वीक बेस। अरे इसमें फजांस लिथियम का साइज छोटा है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, तो वो इतना इजी लॉस नहीं करता। ये अभी ऊपर बताया था थोड़ी देर पहले कि टॉप से बॉटम में रिएक्टिविटी बढ़ती है, तो CS मतलब CSOH, सीजम हाइड्रोक्साइड वेरी रिएक्टिव, और Li थोड़ा सा कम रिएक्टिव, ठीक है। तो वो ध्यान रखना, वीक बेस है। तो ऑल द बेसेस ऑफ एल्किली मेटल आर स्ट्रॉन्ग बेस एक्सेप्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये लाइन याद रखना है, ठीक है। इट में भी नोटेड है लिथियम इज मोस्ट, ठीक है, नेगेटिव। आपके पास वही ये तो पता ही होता कि जो भी हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज है उसमें लिथियम सबसे ऊपर है, ठीक है। मोस्ट एक्टिव, इट रिएक्ट वाटर विद लेस वीकनेस, मैंने बताया है अभी, जैसे कि लिथियम में फचांस रूल की वजह से वो थोड़ा सा स्टेबल होता है, इतना फास्ट एक्शन नहीं करता एज कम्पेयर टू सोडियम विच हैज लीस्ट, मतलब सोडियम का ज्यादा फास्ट होता है, लिथियम का रिलेटिवली थोड़ा स्लो रिएक्शन चलता है। बिहेवियर ऑफ लिथियम इज ड्यू टू स्मॉल साइज, पता नहीं स्मॉल साइज, ध्यान रखना। तो उसका हाइड्रोजन एनर्जी भी हाई होता है। अरे हाइड्रोजन एनर्जी क्या होता है, हाइड्रोजन एनर्जी वही जो वाटर के साथ बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी, तो ये चार्ज अपॉन साइज पे डिपेंड करता है। तो देखो चार्ज तो सारे एल्किली मेटल का सेम होगा, पर लिथियम का साइज छोटा होता है, इसलिए उसका हाइड्रोजन ज्यादा होता है, ठीक है। और बाकी मेटल बहुत फास्ट एक्शन करते हैं, एक्सप्लोसिव रिएक्शन, मतलब सोडियम को पानी में डालोगे एक्सप्लोजन, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब कोई भी प्रोटॉन डोनर, मतलब जैसे मैंने बताया कि जैसे सोडियम, जैसे बताया था टेस्ट ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, कितने भी घटिया से घटिया एसिड लो उसके साथ रिएक्शन करता है। घटिया एसिड की लिस्ट में जैसे कि अमोनिया आता है और ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड जैसे ये जो है इससे तक सोडियम रिएक्शन कर जाता है, और इससे बनता है RC ट्रिपल बॉन्ड CNA और ½ एल्किली मेटल अगर किसी भी एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देता है, ठीक है, ये बात को ध्यान रखना है। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डाइहाइड्रोजन, एल्किली मेटल भाई किसी को नहीं छोड़ते, डाइहाइड्रोजन को भी छोड़ेंगे नहीं। तो होता क्या है, एल्किली मेटल रिएक्ट विद डाइहाइड्रोजन, इसका रिएक्शन करते हैं एट 673 केल्विन। लिथियम की रिएक्टिविटी थोड़ी कम होती है, जैसा बताया टॉप से बॉटम रिएक्टिविटी बढ़ता है, लिथियम लेस रिएक्टिव है, तो आपके पास वो इतना इजीली रिएक्शन नहीं करता। ऑल एल्किली मेटल आर आयनिक सॉलिड, ठीक है। ऑल देखो क्या लिखा है, ऑल एल्किली मेटल हाइड्राइड आर आयनिक सॉलिड। तो ये बात ध्यान रखना है कि वैसे सारे के सारे जो भी आयनिक मॉलिक्यूल, मैंने बताया है कभी कि जितने भी आयनिक मॉलिक्यूल होते हैं सब सॉलिड होते हैं, सारे आयनिक मॉलिक्यूल का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। तो ऑल एल्किली हाइड्राइड आर आयनिक सॉलिड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, सबका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। तो हम लोग इसका करते हैं रिएक्टिविटीज विद हेलोजन, तो हेलोजन के साथ तो पता ही है कि आराम से सॉल्ट बनाते हैं, इनके तो सब फेमस सॉल्ट ही पता है आपको। रिएक्टिविटी विद हेलोजन, एल्किली मेटल आपका रिएक्ट विगरस, मतलब विगरसली विद हेलोजन्स टू फॉर्म आयनिक हैलाइड, अरे जैसे NaCl KCl सब पता ही है। और लिथियम हैलाइड आर समवॉट कोवेलेंट, ठीक है, लिथियम वाला कोवेलेंट होता है, क्यों, फजाल से याद रखना, छोटा कटायन बड़ा आनायन, छोटा कटायन बड़ा आनायन तो कोवेलेंट कैरेक्टर, लिथियम का साइज छोटा है तो इसलिए इसमें क्या होता है कोवेलेंट कैरेक्टर। अब बोलोगे सर भी ऊपर हाइड्राइड में तो आपने सारे आयनिक बता रहे, हाइड्राइड में H- है, छोटा आनायन है,
कोवेलेंट के लिए कटायन छोटा अनायन बड़ा, H माइनस इज स्मॉल अनायन, तो वो कहां से कोवेलेंट हो जाएगा भाई, कोवेलेंट के लिए अनायन बड़ा चाहिए होता है, तो H माइनस का साइज छोटा होता है, ठीक है। तो याद रखना कि लिथियम के हाइड्राइड नॉर्मली उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर हाई होता है, और इसी वजह से वो कई बार वाटर में सॉल्युबल भी नहीं होते हैं, ठीक है। इट इज बिकॉज हाई पोलराइजेशन, ये पता ही होता है आप लिथियम, आप वो सब पोलराइजेशन जो फिजिक्स में आपने पता ही होगा आपको, दी वही the Li plus है, ion is very small और highest tendency to distort, आपके उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर हाई होता है, ठीक है। फजांस रूल वही लिखा हुआ आपके पास। रिड्यूसिंग नेचर, देखो रिड्यूसिंग नेचर क्या होता है, एल्कली मेटल है क्या भाई, एल्कली मेटल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बेचैन है, एल्कली मेटल से कोई एक इलेक्ट्रॉन ले ले स्टेबल हो जाए, इलेक्ट्रॉन का निकालना मतलब ऑक्सीडेशन, एल्कली मेटल ऑक्सीडाइज होने के लिए तड़प रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहता है तो खुद ऑक्सीडाइज होंगे, दूसरे को रिड्यूस, तो वो एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब एल्कली मेटल क्या है, जितने भी एल्कली मेटल है, लिथियम वो ये करना चाहता है, तो खुद ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरे को रिड्यूस, तो सारे के सारे एल्कली मेटल एक बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, खुद ऑक्सीडाइज होते हैं दूसरों को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। और इवन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की सीरीज में सब सुपर होते हैं, जिनके ऑक्सीडाइजेशन टेंडेंसी सबसे हाई होती है, रिड्यूसिंग नेचर देखो। एल्कली मेटल आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम बीइंग द मोस्ट, मतलब एकदम बेचैन इलेक्ट्रॉन आपका लॉस करने के लिए, सोडियम सबसे कम होता है, वो आप लोगों ने ऊपर पिछले लेक्चर में देखा ही था, मतलब ऊपर नहीं लास्ट लेक्चर में देखा था कि सोडियम का जो एसआरपी था, जो रिडक्शन पोटेंशियल, वो लीस्ट था, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल विच मेजर रिड्यूसिंग पावर, आपके पास ये ऐसा लिखा होता है। तो देखो इस तरीके से हम लोग ओवरऑल करते हैं, कोई भी रिएक्शन करवाने के लिए आपको पता होता है गैसेस स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है, तो पहले मेटल को गैस बनाएंगे, फिर इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, और फिर वो M प्लस की रिएक्शन लोग वाटर के साथ करते हैं। अरे M प्लस वाटर के साथ करेगा तो वही आपका हाइड्रेशन हो जाता है, इसका और कुछ नहीं। विद स्मॉल साइज ऑफ आयन, लिथियम हैज द हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी, लिथियम का हाइड्रेशन एनर्जी हाईएस्ट होती है, इसलिए उसका E जो सबसे हाई होता है, मतलब ठीक है। तो क्योंकि ज्यादा हाइड्रेशन होगा तो ज्यादा एनर्जी का लॉस मतलब रिलीज करेगा वो। फिर आगे देखो क्या सोल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है। अगर आप लिक्विड अमोनिया लोगे तो क्या होगा, फिर आपके पास देखो क्या होता है, एल्कली मेटल जो होते हैं वो डिसॉल्व कर जाते हैं लिक्विड अमोनिया में, एल्कली मेटल लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व कर देते हैं विद डीप ब्लू सोल्यूशन, ये ध्यान रखना, ये कलर याद रखना, ये आपका डीप ब्लू कलर का होता है, और जो कंडक्टिंग होता है नेचर में, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टिंग होता है नेचर में। तो देखो क्या होगा, अगर आप सोडियम अमोनिया के साथ रिएक्शन करोगे तो एल्कली मेटल एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तो M प्लस और इलेक्ट्रॉन अलग, तो वो भी अमोनिया के साथ मिल जाता है। ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन इज ड्यू टू आपके पास अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, ये एक बार एक्चुअल में एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अगर आप एल्कली मेटल को अमोनिया में डालते हैं तो ब्लू कलर आता है, पूछता है किसकी वजह से, वो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन which absorb energy in visible lesion, और जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लू कलर आपका इम्पार्ट होता है, ठीक है। दिस सॉल्यूशन आर पैरामैग्नेटिक, अरे फ्री इलेक्ट्रॉन तो भाई पैरामैग्नेटिक होगा, ऑब्वियस है, ठीक है। और आपके पास धीरे धीरे भाई आपके पास देखो इलेक्ट्रॉन है, तो धीरे धीरे अरे फाइनली धीरे धीरे हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा। अरे इलेक्ट्रॉन सोल्यूशन में कब तक रहेगा भाई, किसी न किसी को तो लेना ही पड़ेगा, तो फाइनली उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है फाइनली। तो फाइनली आपके पास क्या होता है, अगर आप भाई एल्कली मेटल, ये दोनों मिला के एल्कली मेटल, ये दोनों मिला के एल्कली मेटल, तो फाइनली बना देता है MnH2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। अरे पता ही था कि एल्कली मेटल के रिएक्शन आप कितने भी घटिया एसिड के मतलब साथ करो, अमोनिया के साथ भी करो, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। फाइनली पहले इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है जिसकी वजह से ब्लू कलर आता है, फिर फाइनली हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ब्लू कलर चेंजेस टू ब्रोंज कलर एंड बिकम्स डायमैग्नेटिक। अगर बहुत ज्यादा अमोनिया लोगे तो उसमें क्या होगा कि ब्रोंज कलर में भी कन्वर्ट हो जाता है, ब्रोंज कलर मतलब कि अरे वो जो कॉपर का कलर होता है कुछ कुछ, एंड बिकम्स डायमैग्नेटिक, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, पेयर भी होने लगता है उसमें। अब देखो इसका यूज भी पढ़ लेते हैं क्या क्या है। तो देखो आपके पास क्या यूज है इसमें, यूसेस थोड़ा सा कंप्यूटर मेरा लैपटॉप थोड़ा हैंग कर रहा है एक्चुअल में। तो देखो क्या ये यूसेस, लिथियम मेटल इज यूज्ड टू मेक यूजफुल अलॉय, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट अलॉय बनाने के यूज होता है। फॉर एग्जांपल लेड,
लेड टू मेक वाइट मेटल ब्रिंग फॉर मोटर इंजन। ये ध्यान रखना कि ये सब याद रखना, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो व्हाइट मेटल क्या होता है, लिथियम और लेड को मिला के, ठीक है। व्हाइट मेटल मतलब लिथियम और लेड को मिला के व्हाइट मेटल, और जो मोटर इंजन में यूज होता है, ठीक है। एल्यूमिनियम के साथ मिला के इसको एयरक्राफ्ट में यूज करते हैं, पता होता है एरोप्लेन की जो बॉडीज होती है वो एल्यूमिनियम के बनते हैं, एल्यूमिनियम लाइटेस्ट मेटल होता है, ठीक है। विथ मैग्नीशियम के साथ वो आर्मर प्लेट, अरे आर्मर मतलब वो मतलब लड़ाई वड़ाई के लिए जो बनता है वो आर्मरी, ठीक है। इट इज यूज्ड इन थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन मतलब कि बहुत हाई टेम्परेचर क्रिएट करने के लिए। लिथियम इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, आजकल क्योंकि उसका बहुत हाई टेंडेंसी होती है ऑक्सीडाइज होने की, तो काफी यूज होता है। सोडियम टू मेक NaPbAlloy, ठीक है, नीडेड फ्रॉम ये जो ये PbEt4 और ये फिर ये इसको बोलते हैं दिस इज एंटी नॉकिंग एजेंट, ये आपका एंटी नॉकिंग एजेंट है। ये एक्चुअल में पूछा गया है, देखो इसको बोलते हैं टेट्रा इथाइल लेड या फिर टेट्रा मिथाइल टेट्रा इथाइल लेड। देखो एंटी नॉकिंग एजेंट क्या होता है मैं बताता हूँ। पुराने जो स्कूटर हुआ करते थे या फिर जो ऑटो, वो झटके बहुत देते थे, तो उस झटकों को रोकने के लिए हम लोग कुछ ऐसे एजेंट मिलाते थे जो थोड़ा मतलब कि उसके झटकों को कम कर सके, एंटी नॉक मतलब उसको यूज करते थे। आप कभी पेट्रोल पंप में जाके देखना, आजकल तो वैसा नहीं होता, बहुत पहले मतलब 10 से 15 साल पहले ऐसा होता था, पेट्रोल विथ लेड और लेड फ्री पेट्रोल, तो ऐसा होता था। पर आजकल क्या है कि स्कूटर, पुराने स्कूटर जो होते हैं ना बजाज वजाज के, आने बंद हो गए, तो आजकल ऐसा यूज सिर्फ किस में होता है, सिर्फ आजकल ऐसा यूज होता है ऑटो में। तो पहले क्या होता था कि आपके पास जो पेट्रोल होता था उसमें लेड मिलाया जाता था, क्योंकि इंजन उसमें कम डेवलप थे हमारे, तो हम लोग उसमें साथ में मिलाते थे। धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, इंजन हमारे डेवलप हो गए, तो जब इंजन हमारे डेवलप हो गए तो अब हम लोग क्या होता है एंटी नॉकिंग एजेंट को नहीं मिलाते, हमारे इंजन काफी बोलते हैं ना रिफाइंड इंजन, तो आजकल हमारे रिफाइंड इंजन होते हैं। तो पर पहले इसका यूज करते थे एंटी, पहले ऐसा होता था आज से 10 साल 15 साल पहले लेड लिखा होता था पेट्रोल पंप में, लेड फ्री ऑयल विथ लेड, पर आजकल ऐसा है नहीं। जिसको भाई मान लो चाहिए, तो आपने कभी देखो ऑटो वाला जब पेट्रोल भरवा लेता तो अलग से कुछ डलवाता है, देखा होगा ना, वो अलग से, वो यही चीज है ऑटो वाले डलवाते हैं एक्चुअल में। तो ये क्या होता है आपके पास वही यूज एज एंटी लॉकिंग एजेंट, बट नाउ डेज आर नॉ लेड फ्री। आजकल क्योंकि लेड पोल्यूशन कॉज करता था तो उसको आजकल यूज करना बंद कर दिया, पहले लेकिन यूज होता था ये, आज से 20 साल पहले तो सभी करते थे, पर धीरे धीरे कम हो गया। और 10 साल पहले जब स्कूटर भी थे बाइक भी थे तो यूसेस दोनों को होता था, आजकल वो बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, लिक्विड मेटल आपके पास कूलेंट, देखो लिक्विड मेटल कूलेंट यूज होता है किसमें, आपका कूलेंट मतलब ठंडा करने के लिए, किसमें, न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है कूलेंट के ऊपर। पोटेशियम पता है हमारे मतलब बॉडी के अंदर होता है, तो काफी ज्यादा रोल प्ले करता है। और इवन पोटेशियम क्लोराइड, अरे फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर में पता होता है ना NPK, भाई फर्टिलाइजर में हम प्लांट को नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम चाहिए होता है, जो उसको इजिली नहीं मिलता है, तो उसको NPK देना पड़ता है अलग से। पोटेशियम आपका यूज होता है कई बार सॉफ्ट सोप बनाने के लिए, अरे सोप साबुन, एंड इट इज ऑल्सो एन एक्सेलेंट एब्जॉर्बेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सिलिकॉन आपके पास मतलब यूज करते हैं फोटोकेमिकल इलेक्ट्रिक सेल बनाने के, तो यूजेस आप थोड़ा पढ़ लेना, मतलब पता होना चाहिए। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड ऑफ एल्किली मेटल, एल्किली मेटल के कंपाउंड को कुछ कैरेक्टरिस्टिक करते हैं, देखो इसका ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड मींस, भाई हाइड्रोक्साइड मतलब MOH क्या होता है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है। देखो ऑन कंबशन इन एक्सेस ऑफ एयर, लिथियम फॉर मेनली आपके पास वही ऑक्साइड, ये तो ऊपर बता रखा है कि लिथियम मेनली ऑक्साइड बनाता है, और परऑक्साइड कम बनता है, मतलब परऑक्साइड मेनली मेनली लिथियम क्या बनाता है, ऑक्साइड, ऑक्साइड ही ज्यादा बनाता है। पर मान लो अगर ऑक्सीजन एक्सेस में होगा, देखो लिमिटेड ऑक्सीजन होगा तो ये, अगर ऑक्सीजन एक्सेस में होगा तो लिथियम परऑक्साइड बन सकता है, अगर ऑक्सीजन एक्सेस में है तो लिथियम परऑक्साइड। सोडियम मेनली क्या बनाता है, परऑक्साइड, पर अगर ऑक्सीजन एक्सेस में है तो सुपर ऑक्साइड बना सकता है। मतलब देखो लिथियम बनाता है ऑक्साइड, एक्सेस में होगा तो परऑक्साइड, सोडियम बनाता है परऑक्साइड, एक्सेस में होगा तो सुपर ऑक्साइड, बाकी पोटेशियम रुबिडियम सीजम सिर्फ और सब क्या बनाता है, सुपर ऑक्साइड, ठीक है। अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन ये सब आपके प्रिपेयर किए जा सकते हैं इसमें। अब देखो इसमें है क्या आपके पास, द इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ, देखो द इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड क्या होगा आपके पास, जब साइज इंक्रीज, जैसे जैसे साइज बढ़ता है तो वैसे वैसे परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है, ठीक है, बात को ध्यान रखना है।
और रीजन लिखा ड्यू टू स्टेबलाइजेशन ऑफ लार्ज एनायन बाय लार्ज कैटायन, ठीक है, ये आपको पता ही है, आपका लार्ज एनायन लार्ज कैटायन से स्टेबल होता है, एक ही टाइप के एलिमेंट्स से बॉन्डिंग अच्छी होती है। These oxides are easily hydrolyzed by water, आराम से ये जितने भी ऑक्साइड्स हैं ये आराम से वाटर में हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। मतलब आप किसी भी अल्कली में, अगर आप किसी भी अल्कली मेटल के ऑक्साइड्स को अगर आप पानी में डालते हो तो बेस बन जाता है, किसी भी अल्कली मेटल का, चाहे वो आपका ऑक्साइड हो, चाहे वो परऑक्साइड हो, चाहे वो सुपर ऑक्साइड हो, चाहे वो लिथियम हो, चाहे पोटेशियम हो, कोई भी हो। तो उससे क्या होता है, बहुत इजीली आपके पास क्या होता है, बेस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो देखो आपके पास वही लिखा है, अगर आप ऑक्साइड भी लोगे, वाटर में रिएक्शन करोगे, तो ये सिर्फ M प्लस और OH माइनस लिखो, या फिर आप ऐसे लिख दो LiOH, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि बेस तो ऑलरेडी टूट ही जाएगा। इवन सुपर ऑक्साइड मतलब पेरोक्साइड भी होगा, अगर पेरोक्साइड भी मान लेते लिया, अगर पेरोक्साइड भी लिया, तो बीच से क्या होगा, आपके पास वाटर में रिएक्शन करेंगे तो 2M प्लस और OH माइनस ये बनेगा, और साथ में इसमें H2O2। देखो वाटर इसमें कुछ नहीं होगा, पर अगर पेरोक्साइड लिया तो H2O2 रिलीज हो जाएगा, H2O2 ध्यान रखना, H2O2 रिलीज होता है, H2O2 ध्यान रखना रिलीज होता है। और अगर आप सुपर ऑक्साइड लेते हो, सुपर ऑक्साइड लेते हो, तो इस केस में भी ध्यान रखना H2O2 रिलीज होता है, प्लस साथ में आप पे ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। मतलब कि अगर आप पेरोक्साइड लेते हो, मतलब अगर आप एल्किली मेटल का पेरोक्साइड लेते हो तो H2O2 रिलीज होता है, पर अगर आप एल्किली मेटल में सुपर ऑक्साइड लेते हो तो H2O2 के साथ साथ ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होती है, इस बात को ध्यान रखना है। इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड ऑफ एल्किली मेटल, H2O2 एंड ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ऑक्साइड्स एंड पेरोक्साइड ये जो भी होते हैं कलरलेस होते हैं, ठीक है, अगर प्योर है तो, मतलब प्योर में आपको पानी के जैसे दिखाई देगा। पर ये जो सुपर ऑक्साइड होता है, सुपर ऑक्साइड एक्चुअली सुपर ऑक्साइड में अगर आप काउंट करोगे, देखो O2 माइनस, अरे भाई इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 17 है ना ये, तो वो आपके पास क्या होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा कलरफुल, तो ये क्या था ऑरेंज या फिर येलो, मतलब येलो या ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। सुपर ऑक्साइड पैरामैग्नेटिक होता है, वो पता आपको चाहिए वो, और मैंने सब एमोटिव बता रखा है, जैसे O2 2 माइनस क्या होगा, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका डायमैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक, ये पैरा, ठीक है। सोडियम पेरोक्साइड इज वाइडली यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, हम लोग इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं। याद रखना है कि सुपर ऑक्साइड कलरफुल होता है ऑरेंज या येलो कलर का ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये देखो इसमें नीचे क्या लिखा हुआ, हाइड्रोक्साइड विच आर ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड्स, ठीक है। जो हाइड्रोक्साइड बनता है वो आपका ऑल व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, अरे ये सब बेस होते हैं, मतलब जितने भी हाइड्रोक्साइड बनते हैं सारे के सारे बेस होते हैं। एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड आर द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द बेसिस, मतलब कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी मेटल बेस बनाते हैं, जितने भी मेटल बेस बनाते हैं, उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग बेस एल्कली मेटल का होता है, ये याद रखना। अरे सबसे लो आयनाइजेशन एनर्जी इन्हीं की होती है। तो एल्कली मेटल के जो बेस होते हैं, मतलब एल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड के जितने भी बेस होते हैं, उसके बेस आपका सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं। और याद रखना टॉप से बॉटम बेसिसिटी बढ़ती है, तो LiOH इससे अच्छा है, मतलब मैं बेसिक ऑर्डर लिख रहा हूँ, उससे स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, उससे स्ट्रॉन्ग बेस KOH, उससे स्ट्रॉन्ग बेस RbOH, और उससे स्ट्रॉन्ग बेस CSOH, ठीक है। और ये ध्यान रखना ये इवन वीक बेस में काउंट होता है, ठीक है। तो टॉप से बॉटम में इनका जो बेसिसिटी होगा वो इंक्रीज करेगा। हम लोग अब इनके हैलाइड्स के बारे में कुछ चीजें लिख लेते हैं, तो देखो क्या होता है कि हैलाइड्स मतलब वही एल्कली मेटल के हैलाइड, जैसे वही आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। अरे नमक पता ही होता है, घर पे लेके आओ कितना भी मेल्ट करना चाहिए नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि आपके पास इसमें, तो ये आपके पास क्या होता है, आपके पास ऑल वेरी हाई मेल्टिंग, मतलब और कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। अरे घर पे नमक देखा होगा ना कैसा होता है। They can be prepared by reaction of appropriate oxide, hydroxide and carbonate with HX, ठीक है। जो भी एल्कली मेटल के, अरे भाई ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे वही जो भी ऑक्साइड से Li2O, या फिर हाइड्रोक्साइड LiOH, या फिर कोई भी मान लेते हैं NaOH, या कार्बोनेट जैसे Na2CO3, Li2CO3, ये इनके रिएक्शन आप HX के साथ कराओ तो ये बन जाता है। ऑल दिस हैलाइड्स हैव हाई नेगेटिव हीट ऑफ फॉर्मेशन, मतलब कि देखो होता क्या है कि एल्कली मेटल के जो हैलाइड्स होते हैं, जैसे LiCl या फिर KCl, ये सब बहुत स्टेबल होते हैं। जब भी बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल बनेगा तो एनर्जी रिलीज होती है, तो इन सब के केस में बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है।
तो क्या होता है, ऑल दिस हैलाइड्स हैव वेरी मतलब वेरी हाई नेगेटिव हीट ऑफ फॉर्मेशन, मतलब हर बार की हीट रिलीज होती है। तो डेल्टा एच एफ वैल्यू ऑफ फ्लोराइड बिकम लेस नेगेटिव एज वी गो डाउन द ग्रुप, ठीक है। अरे लिथियम मतलब कि लिथियम और फिर सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम और सीजियम। तो बोल रहा है कि इसका जो डेल्टा एच एफ है, फ्लोराइड की बात हो रही है, फ्लोराइड की, ठीक है। तो लेस नेगेटिव मीन्स यहाँ पे हीट रिलीज कम होगी, तो यहाँ पे लेस एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है, लेस एक्सोथर्मिक। और ये मोर, अरे सेम एक ही जैसे मैं बॉन्डिंग को पता ना, ज्यादा हीट रिलीज होती है तो लेस नेगेटिव होता जाता है एस वी को डाउन द ग्रुप। वेरस बाकी सबके केस में रिवर्स होता है, इस बात को ध्यान रखना, बाकी के केस में रिवर्स इज ट्रू फॉर क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। देखो तो होता है एक्चुअल में क्या है कि अगर फ्लोराइड होता है, फ्लोराइड, तो टॉप से बॉटम आने पे एनर्जी रिलीज कम होता है, मतलब टॉप से बॉटम आने पे देखो क्या लेस नेगेटिव एस वी को डाउन, तो टॉप से बॉटम एनर्जी रिलीज कम होता है। पर क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड के केस में टॉप से बॉटम आने पे एनर्जी रिलीज बढ़ता है, ये बात ध्यान रखना। पर क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड के केस में टॉप से बॉटम आने पे एनर्जी रिलीज बढ़ने लगता है, ठीक है। फॉर अ गिवन मेटल डेल्टा एच एफ क्या है, ऑलवेज बिकम लेस नेगेटिव फ्रॉम फ्लोराइड टू आयोडाइड। और अगर पूछे किस में ज्यादा हीट रिलीज होगा, तो ध्यान रखना है कि फ्लोरीन में ज्यादा रिलीज होता है, फिर क्लोरीन में, फिर ब्रोमीन में, फिर आयोडीन में, ठीक है। और अरे ज्यादा नेगेटिव होगा तो मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे मान लो फ्लोरीन, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो क्या होगा, फॉर गिवन मेटल डेल्टा एच ऑलवेज नेगेटिव फ्रॉम फ्लोराइड टू आयोडाइड, ठीक है। आपसे कुछ भी ऑर्डर पूछ सकता है। देखो मैं रिपीट करता हूँ, फ्लोरीन में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, क्लोरीन में कम, ब्रोमीन में कम, आयोडीन में कम, एक गिवन एल्किली मेटल के लिए। पर अगर आप फ्लोराइड की बात करो, तो अगर आप टॉप से बॉटम आओगे एनर्जी रिलीज कम होता है, बाकी मेटल के केस में टॉप से बॉटम आने पे एनर्जी बढ़ता है, ये बात को ध्यान रखना है। इनका मेल्टिंग पॉइंट, बोइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, और इसमें भी ट्रेंड क्या है, अरे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वही। देखो फ्लोरीन का बॉन्ड, देखो फ्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, तो ज्यादा स्टेबल, तो ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई, ठीक है। और जितने भी हैलाइड्स हैं सबके सब वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। लिथियम वाले थोड़े से कम होते हैं, पर बाकी सब। लो सॉल्युबिलिटी ऑफ LiF इन वाटर इज ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी, वही भाई लैटिस एनर्जी हाई होती है इसमें, मतलब ज्यादा इजिली सॉल्युबल नहीं होते। ध्यान रखना कि LiF की सॉल्युबिलिटी का मतलब सबकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, लिथियम वाले में थोड़ा दिक्कत है। और LiF याद रखना कि LiF is insoluble in water due to high lattice energy of LiF, ठीक है। Whereas low solubility of CSI is due to smaller head, अच्छा, और CSI का क्यों solubility को, किसका हाइड्रेस एनर्जी कम होता है। आपको लेटेस्ट एनर्जी और हाइड्रेस एनर्जी के बारे में मैंने पीरियोडिक टेबल में बता रखा है, आपको पता ही होगा क्या होता है। और बाकी अदर हैलाइड्स ऑफ लिथियम आर सॉल्युबल, अच्छा, और बाकी जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं। देखो याद करो मैंने जो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया था, लिथियम का साइज छोटा होता है। अगर लिथियम का साइज छोटा होता है, उसका अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो मैंने कहा था कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में इनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। तो जहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, तो वैसे मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ऑर्गेनिक में सॉल्युबल ज्यादा होते हैं। और जिनमें एनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, उनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में ज्यादा होती है, बिकॉज वाटर इज पोलर। तो लिथियम में क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, तो इसलिए जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इथेनॉल, एसीटोन, इथाइल एसीटेट या फिर आपका पायरिडिन, सब में लिथियम के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा सॉल्युबल होते हैं ड्यू टू हाई कोवेलेंट कैरेक्टर। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, आपका सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स, अरे ऑक्सो एसिड जो भी होते हैं, जैसे कि कार्बोनेट, अरे कार्बोनेट का स्ट्रक्चर ये रहता है, ये है कार्बोनिक एसिड, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड पता ही होगा। किसी भी एल्कली मेटल को डाल दो एसिड में, जैसे मान लो डाल दोगे तो बन जाएगा, सोडियम डाल दिया तो Na2CO3, ऐसा बन जाएगा कोई भी मॉलिक्यूल। तो ऑक्सो एसिड्स मतलब एसिडिक होते हैं, इसमें प्रोटॉन, ठीक है, इसमें एसिडिक प्रोटॉन होते हैं आपका, जैसे कार्बोनिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। अगर आप एल्कली मेटल को इसमें डालोगे, तो फिर क्या होगा, ये काफी स्टेबल, मतलब दे आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, एंड थर्मली स्टेबल। मतलब ये जितने भी जो बनाते हैं आपके पास, मतलब एल्कली मेटल, देखो पहले क्या लिखा है, एल्कली मेटल फॉर्म सॉल्व विद ऑल ऑक्सो एसिड। जितने भी ऑक्सो एसिड्स आपको पता है, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक, सबके साथ सॉल्ट बनाता है। और जनरली सबके सब वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जैसे कोई भी ले लो, Na2SO4, NaNO3, सब वाटर में सॉल्युबल होते हैं और थर्मली स्टेबल भी होते हैं। कार्बोनेट्स
एंड वही सोडियम जैसे कार्बोनेट, एंड ये क्या हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट। अरे ये है HCO3 माइनस, ये इसको बाइकार्बोनेट बोलते हैं, बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो आर हाईली स्टेबल टू हीट, और इन पे देखो ऐसा है कि कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट और नाइट्रेट, इनका जो थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में है, तो मैं इसके बारे में एक अलग से बाद में लेक्चर बनाऊंगा जहां पे हम लोग डिस्कस ही करेंगे अबाउट स्टेबिलिटी, अबाउट थर्मल स्टेबिलिटी। मैं अलग से एक प्रॉपर लेक्चर बनाऊंगा इन सबकी स्टेबिलिटी के बारे में। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ इस मेटल नहीं, सारे जितने भी मेटल है, मतलब हम लोग वो उस मतलब लेक्चर में देखेंगे थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ सल्फेट, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ बाइकार्बोनेट एंड थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रेट। जितने भी मेटल है, एल्किली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, डी एंड एफ ब्लॉक, सबका मैं मिला के एक जनरल स्टेबिलिटी पे पूरा लेक्चर ही बनाऊंगा, ठीक है, आगे चल के। अभी अभी नहीं, कुछ दिन बाद। तो क्या होता है, बस ये ध्यान रखना है कि इनके जो कार्बोनेट्स है और जो हाइड्रोकार्बोनेट बहुत स्टेबल होते हैं, तो जनरली टूटते नहीं है। मतलब आप समझ लो, अगर Na2CO3 है तो आप जितना हिट करना चाहो कर लो, ये नहीं टूटता, ठीक है। तो उस लेक्चर में आपको बता दूंगा। तो ये काफी स्टेबल होते हैं और टूटते नहीं है। और जबकि थोड़ा बहुत बाइकार्बोनेट टूट भी जाते हैं, पर वो नहीं। लिथियम कार्बोनेट इज नॉट सो स्टेबल, क्योंकि लिथियम की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, लिथियम भाई मिलता है मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम डिकम्पोज करता है, इसलिए लिथियम भी करता है, ठीक है। तो जैसे क्या होता है, अगर आप MgCO3 को हीट करते हो तो MgO बनता है प्लस CO2। तो वैसे ही लिथियम भी उसका भाई है, प्रॉपर्टी डायगोनल रिलेशनशिप, तो इससे बनता है Li2O प्लस CO2। बाकी जितने भी है Na2CO3, K2CO3, जिसको हिट करना चाहो कर लो, कुछ नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि वो कन्वर्ट हो जाता है। और बाकी बाइकार्बोनेट एक्चुअली बाइकार्बोनेट को जब आप हीट करते हो तो बाइकार्बोनेट से बन जाता है, बाइकार्बोनेट से बन जाता है कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2। किसी भी मेटल के अगर आप बाइकार्बोनेट को हीट करते हो तो उससे बनता है कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O। और बाकी इनके बारे में बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट के बारे में हम लोग अलग से एक लेक्चर में बनाऊंगा, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आगे अलग से सीख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आज का लेक्चर, जहाँ पे हम लोगों ने एल्कली मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लिथियम का जो भी अलग एनालॉगस बिहेवियर है, वो उसके बारे में, कि वो कैसे एल्कली मेटल से अलग है या फिर कैसे एल्कली मेटल के सिमिलर है। तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि वो कैसे अलग है फिर कैसे सेम है।